आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का कंप्लीट सिलेबस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। तो हमने कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जीव प्रक्रम, वो पहले हमने पढ़ लिया था, हमने उसको समझ लिया था। आज की वीडियो में अपन देखेंगे उसके क्वेश्चन आंसर, पार्ट के पीछे के क्वेश्चन आंसर अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझने हैं तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्यों? अगर आप लोग वो लेसन अगर आप लोग आराम से अच्छे ढंग से समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली दोस्तों, ठीक है। अगर आपको बाकी के सारे चैप्टर देखने हैं तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके वहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 यानी छठा नंबर का जो पार्ट है जिसका नाम है जीव प्रक्रम। आपको पता है कि हमने इस चैप्टर को पहले पढ़ लिया है और आज के वीडियो में अपने इसके क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो पाठ्य पुस्तक के पीछे आते हैं, यानी जहाँ पर लेसन ख़त्म होता है ना उसके पीछे जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आज की वीडियो में अपन कंप्लीट देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन कौन कौन से क्वेश्चन आंसर है और आप लोग मेरे साथ के साथ में क्वेश्चन आंसर बनाते चलें ना और नोट करते चलना दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है इसका। अब देखो क्वेश्चन आंसर आपको याद करने की रटने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लोगों ने लेसन समझ लिया है तो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको उसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर दोनों पर दे दूंगा। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि अपने चैनल के ऊपर वैसे भी कंप्लीट कोर्स आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से, यानी जो ये वक्र भाग होता है आपको पता है ना, इसमें जल का अवशोषण वगैरह होता है। यानी अपने वीडियो अपने देखा था, हमने जब लेसन पढ़ा था उसके सबसे लास्ट में यही अपने देखा था। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम ज का मतलब होता है जल, तो जाइलम का काम है जल का वहन करने का और फ्लोएम का काम क्या होता है भोजन का वहन करने का। स्वयपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए जो पादप स्वयपोषी होते हैं यानी जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो खाना बनाने के लिए उनको क्या क्या चाहिए, CO2 भी चाहिए, जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। अर्थात आंसर क्या आएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है। देखिए जो पायरुवेट वाला विखंडन वाला जो CO2 जल और ऊर्जा देता है वो काम का होता है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। तो देखो इसके लिए अपन अलग से देख लेते हैं ताकि हमारा समय खराब नहीं हो। हाँ ये अपना क्वेश्चन है। देखो हमारे शरीर में वसा का पाचन आहार नाल में लाइपेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है। पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण वसा का एमल्सीकरण करते हैं। जठर रस, अग्नाशय रस तथा आंतरिक रस में लाइपेज एंजाइम मौजूद होता है। यह एमल्सीकृत वसा को वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो इस प्रकार से जैसा कि हमने पाचन में पढ़ा था ये सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें अपने पास में क्वेश्चन आंसर के रूप में वापस आ रही है। अगला क्वेश्चन है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। देखो लार आपको पता है लार ही तो भोजन को लसलसा बनाती है, तो यह भोजन को गीला व चिकना बनाती है जिससे भोजन को चबाने और निगलने में आसानी होती है। लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम, वीकर का मतलब होता है दोस्तों टाइलिन मतलब एंजाइम, भोजन की मंड को यानी स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। यानी अगर मान लो अगर भोजन में कुछ अगर जीवाणु वगैरह भी आ जाते हैं छोटे मोटे तो उनको भी नष्ट करने का काम करता है। लार दांतों के बीच फंसे अन्न के कणों को निकालने में सहायता करते हैं, जैसा कि इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। सातवां क्वेश्चन दोस्तों स्वयपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और उनके उप उत्पाद क्या हैं। देखो स्वयपोषी के लिए अपन ने अभी ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा था ना, तो वो यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो स्वयपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, पौधों को पर्णहरित भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, पानी की भी जरूरत पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ध्यान रखना पेड़ पौधे जब भोजन करते हैं तब इनकी आवश्यकता होती है CO2 की, लेकिन श्वसन में तो हमारी तरह ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब ये सारी चीज़ें इसको मिल जाएगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस जल है, CO2 और जल है दोनों मिलेंगे, सूर्य का प्रकाश जरूरी है और पर्णहरित जरूरी है। तभी तो बोला जाता है कि पेड़ पौधे दिन के समय में सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करते हैं। तो उससे उत्पाद क्या बनेगा, ग्लूकोज
यही तो इसका उत्पाद है, यही तो इसका भोजन है, यानी इसने अपनी रोटी बना ली है। साथ में पानी और ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और यही कारण है कि पेड़ पौधे हमें प्राणदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय यानी आपको नाम से पता लग रखा है जिनमें वायु की आवश्यकता होती है। वायु का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन से है, तो इसे ऑक्सीजन श्वसन भी कहते हैं, इसे अनॉक्सीजन श्वसन भी कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता कहाँ होती है? वायवीय श्वसन में। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन अनिवार्य नहीं है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इसके द्वारा भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है और इधर यहाँ पर अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अगला है इसमें, इसके अंतिम उत्पाद CO2 है तथा जल होते हैं और इधर CO2 प्लस कार्बनिक अम्ल होते हैं। वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। क्यों? क्योंकि इधर भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है और इधर ऊर्जा कम मिलती है। ठीक है। और अवायवीय श्वसन के उदाहरण क्या है? ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। इसके द्वारा ग्लूकोज के अपघटन से इथाइल अल्कोहल तथा CO2 उत्पन्न होते हैं। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार से अभिकल्पित है? देखो ये अपना पढ़ना है श्वसन तंत्र में, फेफड़ों में होती है कोशिकाएं। तो श्वसन नली वक्षगुहा में प्रवेश करके दाईं और बाईं 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जैसा कि अपन जब लेसन पढ़ा था तो मैंने आपको सारी चीज़ें इधर बताई थी। अब इन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। फेफड़ों में प्रवेश करके श्वसनी पुनः बार बार विभाजित होकर अनेक श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है, बढ़ जाती है। श्वसनी पुनः कोशिकाएं नलिकाओं में बढ़ जाती हैं। छोटे छोटे भाग ऐसे पाइप से ऐसे बढ़ते जाते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। हमारे प्रत्येक फेफड़े में कम से कम 15 करोड़ कोशिकाएं होती है। अब यही 15 करोड़ कोशिकाएं होती है। आपको पता है कि एक सिगरेट पीने से कम 1 लाख के आसपास कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। ठीक है, तभी तो कहते हैं भाई स्मोकिंग इज़ डेंजरस टू हेल्थ। लिखा भी होता है उस सिगरेट के ऊपर कि भाई सिगरेट मेरे को मत पियो। तो इस प्रकार से प्रत्येक फेफड़े में 15 करोड़ होती है। इस प्रकार दोनों फेफड़ों की सतह के धरातल का क्षेत्रफल जिसके द्वारा गैस विनिमय होता है लगभग 80 वर्ग मीटर होता है। कोशिकाओं की इतनी अधिक संख्या के कारण ये धरातल पर अत्यधिक बड़ा दबाव होता है, जिसके कारण गैस विनिमय अधिक दक्षतापूर्ण होता है। ठीक है, ये कोशिकाएं हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड या श्वसन को बाहर किया जाता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं? तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन किस में होता है? रक्त में होता है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या होता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन यानी जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यानी कि ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को कोशिकाओं में लाने ले जाने का काम कर रहा है। अब मान लीजिए अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो कोशिकाओं में किसकी कमी हो जाएगी? कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। अब भोजन का ऑक्सीकरण नहीं करेगा तो हमें ऊर्जा भी नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारा पूरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और शरीर में थकान रहने लगती है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग भी हो जाता है। और ज़्यादा कमी होगी तो भाई फिर तो ओम नमः शिवाय हो जाएगा, उसका नहीं राम नाम सत्य हो जाएगा। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? देखो दोहरा का मतलब होता है एक बंद परीक्षण तंत्र होता है। दोहरा का मतलब होता है फेफड़े, इस हृदय के अंदर एक बार तो अशुद्ध हृदय आएगा, फिर फिल्टर होगा, फिर वापस से शरीर के अंदर सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। तो मनुष्य के रुधिर परिसंचरण में यानी कि इसमें हृदय में रुधिर को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। बिल्कुल, हमने हृदय पढ़ा था उस समय मैंने आपको कंप्लीट बातें इसमें बताई थी। पहले चक्कर में अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में ऑक्सीकृत कर पंप करता है। फेफड़ों से ऑक्सीकृत रुधिर वापस वायुनली में आता है, जहाँ से दूसरे चक्र में विभिन्न अंगों को पंप किया जाता है। शरीर के अंगों से अशुद्ध रुधिर पुनः हृदय के दाएं आलिंद में आता है। अतः रुधिर परिसंचरण 2 प्रकार का होता है। अब देखो इसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि मनुष्य का शरीर होता है नियमित तापी होने के कारण ताप नियंत्रण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो श्वसन से प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? ठीक है, अगर दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। देखो जाइलम में वहन और फ्लोएम में वहन। तो जाइलम में क्या होता है? जाइलम यानी जल एवं खनिज लवणों का लाने ले जाने का काम करता है और ये क्या करता है? भोजन को लाने ले जाने का काम करता है। जाइलम क्या करता है? जाइलम में वहन केवल ऊपर की ओर होता है यानी जड़ों से पत्तियों की ओर, और इधर दोनों तरीके से होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर भी होता है।
जाइलम में वहन भौतिक बलों द्वारा संपर्क, यानी जाइलम पानी को किससे ले जाता है? भौतिक बलों के द्वारा। और फ्लोएम क्या करता है? खाने को अपनी पेड़ पौधे की खुद की ऊर्जा को भी उसको खर्च करना पड़ता है। ठीक है। अरे वो बात होगी जैसे मान लो अगर कहीं अपने टीबी पे खड़े हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो मोटरसाइकिल को बंद कर दो, बिना स्टार्ट किए भी गाड़ी गुड़ के नीचे आ जाएगी। और इधर ऐसा नहीं होता, इधर तो भैया इंजन स्टार्ट करके ले जाना पड़ता है। 13वां क्वेश्चन है, फुफ्फुस में कोशिकाओं की तथा किडनी में वक्राणु की संरचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। ये सारी चीज़ें अपन ने पहले ही देख ली है। ठीक है, तो आप लोग उसको आराम से देख सकते हैं। अपने कंप्लीट उसकी स्ट्रक्चर भी देखी थी और आपको डायग्राम भी इधर बनाना है। तो फुफ्फुस में कोशिकाएँ होती है और वक्राणु में, और वक्र में वक्राणु नेफ्रॉन। ठीक है, तो फुफ्फुस यानी फेफड़ों में, आपको पता है फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई ये होती है, और नेफ्रॉन क्या होते हैं? किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इनकी संख्या लगभग 15 करोड़ होती है और इनकी लगभग 10 लाख होती है। ये पतली कोशिकाओं का जाल होता है और ये भी पतली कोशिकाओं का जाल होता है। वायु कोशिकाएं गैसों के आदान प्रदान के लिए अत्यधिक सतह उपलब्ध कराती है, इसका भी काम यही है। ये गैसों के लिए करती है, ये रुधिर के लिए करती है। कोशिकाओं में CO2 रुधिर से अलग तथा O2 रुधिर में मिलता है। और इधर क्या होता है? इधर नाइट्रोजन पदार्थ अलग किए जाते हैं, जैसे यूरिया वगैरह, अमोनिया वगैरह इत्यादि को अलग किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो के अंदर या जब अपन तीसरा चरण स्टार्ट करेंगे, उसमें आपकी परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे अपन देखने वाले हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।